तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन? तो आपने देखा दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर मैंने आपको कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी क्लासिकल डिफिनेशन बताई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन मैंने क्या बताई आपको? मैंने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये चार डिफिनेशन बताई मैंने, इसके जस्ट अपोजिट जो थी वो क्या हो जाएंगी? रिडक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो वहां पर आपने देखा जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक डिफिनेशन और आ गई ऑक्सीडेशन की, डिफिनेशन नंबर 5, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यानी जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। फिर मैंने आपको दो टर्म और बताए थे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या थे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें हम कहते हैं जिनका खुद का रिडक्शन होता है। जिनका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। यानी हम बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं बोलूं कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो इसका क्या मतलब है? मेरा खुद का क्या होने वाला है? रिडक्शन। ठीक है। और हम बोले कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका खुद का क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर, जो दूसरे को क्या कर दे। तो ये मैंने आपको बताया तो बहुत अच्छे से चीजें आपको बता दी। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है आपने देखा था, मैंने दिखाया था मैक्सिमम जो भी रिएक्शन थी सब रिडॉक्स रिएक्शन थी। क्या थी? रिडॉक्स रिएक्शन। कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। ठीक है, तो वो हमारी सारी रिएक्शन क्या क्या हो रही थी? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। सारी रिएक्शन क्या हो रही थी? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। ये आप देख पा रहे थे कि नहीं? ठीक है। जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं, मैं यहाँ से बोलूँ रिडॉक्स रिएक्शन है, तो क्या बताओगे? जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये लिखा हुआ है HI और HI से बन गया H2 और बन गया I2, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बोलो, रिडॉक्स है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन। HI का मतलब है ये H+ और आयोडीन हमेशा किसमें होता है? माइनस। और यहाँ पर H2 जो है वो 0 में है, ये क्या है? 0 में। यहाँ से यहाँ जाने पर आप देख लो, H+ से H2 में जाने पर यहाँ पर +1 चार्ज, यहाँ चार्ज क्या है? 0। इसके ऊपर +1 चार्ज है। अरे H2 के ऊपर कभी चार्ज देखा है क्या यार? न्यूट्रल होता है। F2 के ऊपर कभी चार्ज देखा है क्या? न्यूट्रल, एलिमेंटल स्टेट में न्यूट्रल होता है। चार्ज आपने इस पे देखा होगा F- पे, देखा कि नहीं? आपने चार्ज इस पे देखा होगा H+, लेकिन उसकी एलिमेंटल फॉर्म में कहीं चार्ज होते हैं क्या? नहीं। तो इसके ऊपर 0 चार्ज है। कैसा है? 0। तो अगर यहाँ पर है +1 और इसके ऊपर है 0, तो बताओ क्या हो रहा है? +1 से 0 जाने का क्या मतलब है? इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? गेन किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 0 चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। यानी इसका खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा, आयोडीन देखो -1 से चला गया 0। क्या किया इसने? भाई -1, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा थे, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने कम कर दिया, निकाल दिया, वहां लॉस कर दिया। और लॉस करने के बाद क्या चला गया? 0। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये कैसे रिएक्शन कहलाएगी? रिडॉक्स। तो मैंने बोला मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हमारी होती है। तो ये बातें हम लोगों ने की थी लास्ट टाइम पर, और बहुत सी हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन देखी थी और उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, और ये सब बातें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेवल तक की थी। आई बात समझ में?
जैसे कि एक रिएक्शन हम आपको लिख रहे हैं AgNO3 प्लस NaCl, बताओ ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? तो यहाँ से बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। बोलो, ये रेडॉक्स रिएक्शन है? देखो पहचान, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो रेडॉक्स, और ये पहचानना बहुत जरूरी है। और आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखो, ठीक है? आपको आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है उतना ज़्यादा अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन आएगा। लेकिन बस आप सीखने की कोशिश करो, है ना? कुछ करने की कोशिश करो, दिमाग चलाओ, कुछ उसको करो। चुपचाप अपना माइंड बंद करके ना बैठो। ठीक है, जब आप यूज करोगे तभी आपका दिमाग काम करेगा, और ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। बताओ रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ करके देखते हैं, ब्रेक करके। ठीक है, कुछ दिन बाद आप भी इसको ब्रेक करना जान जाओगे। अभी देखो, Ag जो है यहाँ +1 में है, नाइट्रोजन जो है -3 में है, ऑक्सीजन -2 में है, सोडियम जो है +1 में है, क्लोरीन -1 में है, सिल्वर जो है +1 में है, क्लोरीन -1 में है, सोडियम +1 में है, नाइट्रोजन -3 में, ऑक्सीजन -2। अब आप देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Ag+1 से +1, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ना तो ऑक्सीडेशन हुआ, ना तो, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ -3, यहाँ देखो किसमें -3, नो चेंज। ऑक्सीजन देखो -2, यहाँ देखो। सोडियम +1, यहाँ देखो। क्लोरीन -1, यहाँ देखो। यानी यहाँ पर कोई भी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। समझे? तो मैंने बोला मैक्सिमम रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो AgCl बनता है, AgCl ये PPT होता है। PPT, प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो होता है जब हम किसी चीज को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे मिलाते हैं, लेकिन वाटर को अगर रख देते हैं कुछ टाइम बाद धीरे नीचे आकर के क्या होने लगता है, बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। उसमें डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व मिलता नहीं है, वो नीचे आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जो नीचे आकर के बैठ जाए। तो जो भी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, PPT बनता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेना है उसी के आगे। ठीक है, और याद रखना कि ये जो एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम यहाँ पर कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देखने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक्चुअली में। एक कंटेनर है, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया है, एक कॉपर का सोल्यूशन ले लिया। मान लो ले लिया मैंने CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, जो कि ब्लू कलर का होता है, इसका कलर जो है ब्लू। अब ये जो हमने एक सोल्यूशन लिया है, लिक्विड सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन जो लिया है, इसके अंदर हमने एक रॉड लगा दी। ये जो रॉड है, जिंक की रॉड, Zn रॉड, ठीक है, जिंक की रॉड लगा दी, और जो कि ब्राउन है।
जब हम किसी ऐसा सोल्यूशन लेंगे, मान लो कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, और उसके अंदर हम जिंक की रॉड को डिप्ट कर देंगे, डाल देंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा हम देखेंगे, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस डिक्रीजेस। तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। पहले डार्क ब्लू था, बहुत डार्क ब्लू कलर था ये पहले, बहुत डार्क ब्लू। लेकिन जैसे हम जिंक की रॉड डालेंगे, कुछ टाइम रुके रहेंगे, ठीक है, देखेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? धीरे धीरे ब्लू कलर की कम होती जाएगी। हाँ, तो मतलब एक इस तरीके से अगर हम देखेंगे, एक स्टेट आएगी जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब बीच वाली स्टेट, बीच वाली स्टेट। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर जो हमने रॉड जो इसके अंदर डिप्ट की थी, जेडन की रॉड इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली स्टेट, जिसमें इसका ब्लू कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट मतलब समझे? हल्का। पहले डार्क था, फिर क्या हो गया? हल्का हो गया। फिर कुछ टाइम और रुके, थोड़ा और टाइम दिए, सम टाइम और टाइम दिए। तो कुछ और टाइम के बाद जब हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का कलर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा? पहले था ब्लू कलर, और फिर क्या हो गया? अब कलरलेस हो गया, पूरी तरीके से कलर इसका खत्म। और यहाँ पर हम क्या डाल करके रखे हुए हैं? जिंक की रॉड। तो यानी कि आप देख रहे हो कि केमिकल रिएक्शन चल रही, और जिंक जो है यहाँ से CuNO3 से, ठीक है, NO3 को रिप्लेस कर दे रहा, हटा दे रहा है, यानी कि उसको तोड़ दे रहा है। क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है। जब इसको धीरे धीरे तोड़ता चला जा रहा है, तोड़ता चला जा रहा है, तो एक टाइम बाद इसका कलर क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाता है। सोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? कलरलेस, उसका कलर हो जाता है खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिएक्शन देखी जाए तो रिएक्शन कौन सी हुई? रिएक्शन हुई कि जब हमने जिंक की रॉड CuNO3 के अंदर डाल दिया, तो उसके बाद हमने क्या देखा? जिंक ने रिएक्शन की और Cu को हटा दिया, और हटा करके उससे खुद जुड़ गया और बना लिया ZnNO3 होल ट्वाइस। क्या बना लिया? और बाहर क्या निकल गया? Cu। तो ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे भाई आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहाँ जिंक पहले था 0, और यहाँ जिंक क्या आ गया? +2। और Cu जो था +2, तो Cu क्या आ गया? 0। यानी यहाँ पर जो जिंक के इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जा रहे हैं, और कॉपर के भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं? ट्रांसफर। कहने का मतलब जिंक जो है अभी जो है ये 0 में था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। और Cu जब NO3 के साथ होता है, बात याद रखो, Cu जब टूटता है तो ये हमेशा टूटता है 2+ और प्लस 2NO3-। कैसे टूटता है? 2NO3, NO3 के ऊपर माइनस आता है, तो कॉपर के ऊपर कितना प्लस आता है? क्यों? क्योंकि 2 1 2, 2 माइनस, तो 2 माइनस तो कितना प्लस? तो यानी यहाँ पर कॉपर जो 2+ में था और ये क्या था? माइनस में। फिर यहाँ पर क्या हुआ? Zn जब NO3 से जुड़ गया तो ये किस में आ जाएगा? 2+ में, माइनस में। और Cu जब इसके साथ कंबाइन था तो 2+ में था, और यहाँ जब अकेला हो गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कि नहीं? अब दिखे कि नहीं? पहले यहाँ से क्या दिखा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हुआ? ये ना, यानी ये रिएक्शन क्या हुई? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी जब हम ऐसा करते हैं तो उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चलती है, और जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो ये चेंज देखने को मिलता है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है, जो हम लोग कुछ करते हैं, तो वहां पर कैसे रिएक्शन देखी जाती है? रेडॉक्स रिएक्शन देखी जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ ये दोनों चीजें होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है। हाँ, तो ये आप देख पा रहे हो, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। पहले हमने जो जिंक लिया था वो सॉलिड था। क्या था भाई? Zn रॉड। रॉड रॉड कैसी होती है? सॉलिड होती है कि नहीं होती? और सोल्यूशन कैसा होता है? एक्वस होता है।
एक्वस मतलब वाटर के अंदर जब हम किसी लिक्विड को डालते हैं फिर एक सोल्यूशन बनाते हैं उसको एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस, है ना। लिक्विड नहीं बोलते, एक्वस। लिक्विड तब बोलते हैं जब केवल हम वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर, तब क्या बोलते हैं? लिक्विड। लेकिन अगर उस वाटर के अंदर हमने किसी दूसरे सब्सटेंस कॉपर को मिला दिया फिर एक बनाया सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस। देखो हर हम छोटी छोटी बातें आपको बताते चले जा रहे हैं, एक्वस होता है। तो ये CuNO3 था, ये एक्वस था। कैसा था? बस एक्वस मतलब यही समझो, लिक्विड के जैसा। कैसा? हाँ, बस थोड़ा बदल गया, बस थोड़ा कहने का तरीका बदल गया। ठीक है, हाँ, प्योर नहीं रहेगा। तो जब पहले ये जेडन जो था अकेला तब सॉलिड था, जब उसमें डाला धीरे धीरे रिएक्शन हुई तो बाद में क्या बन गया बोलो? Aqueous। और Cu क्या हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि यानी कि जो Cu जितना भी सोल्यूशन का था वो इसके ऊपर क्या होता चला गया? डिपॉजिट। हाँ, पहले भाई Cu जो था ब्लू था कि नहीं था? ये कैसा था? ब्लू था, बढ़िया। फिर धीरे धीरे रिएक्शन हुई, इसका क्या मतलब हुआ? Cu धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, इसके ऊपर आता चला गया। और जो जिंक था, जो रॉड डाली थी, वो इस सोल्यूशन के अंदर उतरता चला गया। यानी सोल्यूशन के अंदर कौन कूद रहा है? और उस सोल्यूशन से रॉड के ऊपर कौन कूद रहा है? Cu2+। यानी रॉड के ऊपर Cu जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर कौन आ रहा है? जिंक। जिसके बाद में आप ये चेंज देखने को देखते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है डिपेंड करती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी के ऊपर। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से एक सीरीज आती है बन करके, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्लास 12 में आप पढ़ोगे इसी सीरीज को बाई नेम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी सीरीज को वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, और यहाँ बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये हम आपको एक सीरीज बना करके दिखाते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है। देखो भाई, बनाते हैं, यहाँ से लिखते हैं। लिख बा सर का ना मग अल मन जंग कर पी को निब, पी को निब हाई कोर्ट है। बाकी नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा इधर में लिख रहे हैं, इसके नीचे ही आप लिखना, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाई कोर्ट है आपका। फिर तो ये एक सीरीज बन करके आती है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा है? छोटे से 5-6 एलिमेंट की रहती है, अरे हमेशा रहती है, हर क्लास में रहती है। पढ़ते ही नहीं तो कहाँ मिलेगी। ठीक है। हाँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट ये होते हैं मोर रिएक्टिव। क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। और जो नीचे वाले होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले, वो होते हैं लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। और तो बीच वाले क्या होंगे? हाँ, मॉडरेट रिएक्टिव। क्या होंगे? मॉडरेट रिएक्टिव। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है। तो इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके एक्वस सोल्यूशन से रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिप्लेस, हटा देते हैं, हटा देते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ पर एक बार फिर से लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा Zn, और Zn की रिएक्शन कराए CuNO3 होल ट्वाइस। तो बात आती है, सर ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? पहली बात तो ये। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, Zn कहाँ है और Cu कहाँ है, चेक करो। Zn आप देखो कहाँ है, बताओ। तो Zn अगर आप देखो तो ये देखो कहाँ दिखा, ये देखो दिखा Zn। और Cu कहाँ दिख रहा है? ये देखो कॉपर दिखा। ऊपर कौन है, नीचे कौन है? इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ऊपर वाला। यानी Zn क्या है? मोर रिएक्टिव, मोर पावर, मोर रिएक्टिविटी। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो अपने से कम रिएक्टिव वाले क्या कर देगा? क्या कर देगा? हटा देगा, है ना। तो Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये यहाँ से Cu को हटा देगा, चलो निकल लो तुम, मैं आऊंगा इनके साथ। और Zn आकर के इसके साथ बनाएगा NO3, और Cu को क्या कर देगा? बस यही तो होता है भाई। जो ज्यादा बड़ी पोस्ट वाला होता है, जैसे नीचे वाले क्या कर देता है?
आसानी से हटा सकता है ना। एक सीएम अपने से नीचे वाले को क्या कर सकता है, हटा सकता है, मुख्यमंत्री, समझे। और क्या कोई जो नीचे है, जो एमपी है, क्या वो सीएम को हटा सकता है? हाँ, बस की बात नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही इसको समझो, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो अपने से नीचे वाले क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को, अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, Cu प्लस ZnNO3 होल ट्वाइस, आप बोला जाता कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं। यानी आप ये कहते हैं कि Cu यहाँ Zn को हटा दो और बना लो CuNO3 होल ट्वाइस, और क्या निकल जाए, Zn। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Cu कहाँ है, नीचे, Zn कहाँ है, ऊपर। तो Zn को Cu हटा, मतलब इसके एक्वस सोल्यूशन से Cu Zn को हटा नहीं सकता। ठीक है, तो ये है, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और ये काफी काम की चीज है। ठीक है, हाँ, क्लास 12 में आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो उसके लिए आपको ये हल्का सा डिटेल पता होना। जैसे हम एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, आप मुझे बताओ, हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन इस तरीके से कि AgNO3 की रिएक्शन अगर हम कराएं Cu के साथ, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्या AgNO3 एक्वस सोल्यूशन से NO3 को Cu हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, बताओ। अरे बताओ भाई, हटा सकता है कि नहीं? हाँ, तो आप देखो Cu कहाँ है और Ag कहाँ है। Cu ऊपर, Ag कहाँ है, नीचे। तो जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को हटा देगा, तो बिल्कुल हटा देगा। तो यहाँ से हटा करके क्या बन जाएगा, CuNO3 और प्लस क्या निकल जाएगा, Ag। ठीक है, तो इस तरीके निकल जाएगा, यहाँ Cu+1 वाला। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को करा सकते हैं, है ना। जैसे हम आपसे बोले हैं कि BaSO4 है, आप बताओ जल्दी से, BaSO4 और इसकी रिएक्शन हम कराएं Mg के साथ, तो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? ये तो पॉसिबल थी, बोलो, पॉसिबल है। हाँ? तो देखो यहाँ पर Mg और Mg के ऊपर कौन है, तो यहाँ पर बात आ रही कि Mg Ba को हटा दे इसके सोल्यूशन से, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे रिएक्शन कराएं MgSO4 और इसकी रिएक्शन कराएं Ba, तो ये रिएक्शन होगी, बिल्कुल हो जाएगी, और बन जाएगा BaSO4 और क्या निकल जाएगा, Mg। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देगा, तो नोट कर लो ये बहुत अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रिएक्टिविटी के ऊपर, तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को हटा देता है। एक और टॉपिक हम लोगों का फिनिश होता है, तो ये कम्पिटेटिव यानी रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, यह सीरीज याद रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये सीरीज अगर आपको याद रहेगी तो आप देख लोगे कि कौन मेटल ऊपर है और कौन नीचे है। जो ऊपर होगा तो उसके एक्वस सोल्यूशन से दूसरे वाले नीचे वाले क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो मतलब इस टॉपिक में रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बाकी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, क्या पढ़ाया पहले, पहले जो मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाँ, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, इसका दूसरा टॉपिक, वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की बात करने वाले हैं, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोले या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, तो ये क्या होता है, इसकी बात करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले जरा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई मुझे बताओ वैलेंसी क्या होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, और ये वैलेंसी टर्म काफी यूज होता है, तो मुझे बताओ कि वैलेंसी क्या होती है भाई, क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि वैलेंसी क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है कि नहीं। इट इज द
इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट्स की जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जैसे आपने देखा था बॉन्डिंग में भी ये काफी ठीक है, इसी से हम लोग बॉन्डिंग किए थे कि कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं, एक कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, दो कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, थ्री कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। देखा था आपने? तो वैलेंसी जो है ये इसको कहते हैं। अच्छा, वैलेंसी जो होती है ये हमेशा फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड। फिक्स्ड होती है। मतलब हम बोले अगर फ्लोरीन की वैलेंसी बताओ तो क्या बताओगे? क्या बताओगे यार? 1। हम बोले क्लोरीन की वैलेंसी बताओ तो क्या बताओगे? 1। हम बोले ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ क्या बताओगे? 2। हम बोले नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ क्या बताओगे? 3। हम बोले सोडियम की वैलेंसी बताओ क्या बताओगे? 1। तो वैलेंसी आप जो बता रहे हो वो क्या है? फिक्स। किसी की अगर वैलेंसी की बात करें तो वो क्या है? फिक्स की बात कर रहे हैं। तो वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है। और तो एक बात और यहाँ पर याद रखना, पॉइंट एक नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, चार्ज इज नॉट डिफाइंड। वैलेंसी के लिए चार्ज डिफाइंड नहीं है। चार्ज इज नॉट डिफाइंड। वैलेंसी की बात करेंगे तो उसके लिए चार्ज की बात नहीं करते हैं। कभी भी हम वैलेंसी को पॉजिटिव या फिर निगेटिव नहीं बोलते हैं। आई बात? जैसे हम बोले क्लोरीन की वैलेंसी तो आप कहो -1, नहीं, -1 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 1। हम बोले आपसे सोडियम की वैलेंसी बताओ तो आप +1 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 1। यानी वैलेंसी के लिए चार्ज की बात नहीं करते। कभी भी वैलेंसी में ये नहीं बोला जाता है कि इसकी वैलेंसी -2 है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, नहीं, क्या बोलेंगे? 2 या फिर 3। यानी वैलेंसी के लिए चार्ज की बात नहीं करते। ठीक है। हाँ, वैलेंसी जो है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, वैलेंसी नेवर बी ZERO, जीरो। वैलेंसी जीरो नहीं होती। वैलेंसी जीरो नहीं होती। होती है क्या वैलेंसी किसी की जीरो? एक को छोड़ करके नोबेल गैस, किसको छोड़ दिया जाए? तो नोबेल गैस तो बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं, तो एक्सेप्ट नोबेल गैस। नोबेल गैस की वैलेंसी क्या होती है? जीरो। बाकी आप किसी भी एलिमेंट की बात करोगे उसकी वैलेंसी जीरो नहीं। हम बोले क्लोरीन की वैलेंसी, क्या बोलोगे? 1। ठीक है। अब ये जो 3 डिफरेंस देखे हैं यही 3 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। भाई ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों सेम चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी में डिफरेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। इसका उल्टा कर दो, क्या होगा वो? वेरिएबल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे हम बोले कि भाई आप क्या करो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। हाँ, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओगे आप? बताओगे क्रोमियम का +1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इतने नंबर दिख रहे हैं। तो अगर किसी के इतने नंबर दिख रहे हैं तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जैसे याद करो, मैंने आपको बताया था आयोडीन, आयोडीन बनाता है IF7, याद है? बनाता है कि नहीं? तो वहां पर आयोडीन के ऊपर चार्ज कितना आया था? +7 आया था। कितना आया था? +7। तो वो +7 वैलेंसी नहीं थी, वो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर था। क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो जो आप देख रहे थे कि वो जो IF7 बना था, आयोडीन में +7 आया था, तो उसकी वो क्या था भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट था, ऑक्सीडेशन नंबर था। लेकिन वैलेंसी अगर बोलते तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है। क्या होती है? कोई भी हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैलेंसी क्या? 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना सकते हैं सब मैक्सिमम। ठीक है, अगर बात करते हैं। लेकिन जो हम कह सकते हैं जो मल्टीपल हमको नजर आ रहा है, एक से ज्यादा जिसके अंदर हमको दिख रहा है, हम देख रहे थे आयोडीन एक भी बॉन्ड बनाता है, 3 भी बॉन्ड बनाता है, 5 बनाता है और 7 भी बनाता है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। क्या थी? तो ये डिफरेंस होता है वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होगी और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फिक्स
ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, जीरो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैं बोलूं कि भाई फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो आप बोलोगे -1, क्या बोलोगे? मैं बोलूं फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो बोलोगे क्या? -1। मैं बोलूं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो क्या बोलोगे? -2। लेकिन बोले वैलेंसी बताओ तो क्या बोलोगे? 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, हम आपसे बोले कि एल्युमिनियम का आप ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो क्या बताओगे? +3। क्या बताओगे? +3। हम बोले एल्युमिनियम की वैलेंसी बताओ तो क्या बताओगे? 3। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस, दोनों लगभग लगभग सेम दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन तब भी दोनों में क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, जैसे वैलेंसी 0 नहीं होती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर, अभी मैंने आपको बताया था, याद है? हाँ, मैंने कहा था H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 लिखा था। HI, अभी रिएक्शन कराई थी HI, H2+I2 तोड़ा था, उसके ऊपर क्या लिखा था चार्ज, याद है? क्या लिखा था? 0। यानी ये जो 0 है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है? हाँ, तो धीरे धीरे और हम लोग समझेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में। तो अगर हम लोग डिफाइन करें कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है तो आप क्या कह सकते हो इसके ऊपर? तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज, लिखते रहे ना आप लोग, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट व्हेन all combining atom, all combining atoms are removed। यानी एलिमेंट्स के ऊपर, यानी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जब उससे लगे हुए सारे एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव कर दे, हटा दे, तो जो एटम के ऊपर चार्ज दिखता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि अगर हम लिखा बेटा H2O, H2O सभी लोग जानते हो, बताओ H2O के अंदर अगर आपसे बोला जाए ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ, क्या बताओगे? तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोई भी ऐसा चैप्टर बताओ जिसमें हम उन एलिमेंट्स की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की या इन सब की बात ना करते हो। आती है ना कहीं बात, बॉन्डिंग की आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ बिना, कुछ एलिमेंट्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? जितनी भी हम लोग ऑर्गेनिक में भी जो लिखे कार्बन हाइड्रोजन, क्या एलिमेंट थे कि नहीं थे? हैं? उसमें भी हम लोगों ने देखा था कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो हमको किसने बताया? पीरियोडिक टेबल। है ना? तो मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसको हम लोग पढ़ करके बाकी के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उसका यूज, इसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं बार बार एलिमेंट की, ये सब टर्म चल रहे हैं, वैलेंसी टर्म आ रहा है, ये सब क्या है भाई? एक पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे ये चैप्टर जब आप इसको पढ़ोगे तो जब आगे के कुछ चैप्टर पढ़ोगे, जब जाओगे तो वहाँ इनका हर जगह यूज देखोगे। हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही होगी, है ना? रिएक्टिविटी की बात हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही होगी। तो ये सब बातें हो रही, तो उसके लिए हमको इस चैप्टर को क्या है? अच्छे से जानना है। ठीक है, ये अच्छे से नहीं जानेंगे तो बाकी के केमिस्ट्री चैप्टर में फिर प्रॉब्लम। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखते हो छोटे छोटे टॉपिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनेशन बता दी, क्या होता है? खत्म। ऑक्सीडाइजन रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया, क्या हो गया? खत्म। है ना? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज बता दी है, क्या हो गया? खत्म। कुछ ज्यादा उसमें और पढ़ा हमने? बस, टॉपिक छोटे। अब ये पढ़ेंगे बस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो मैंने देखो डिफिनेशन से ही सब कुछ क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज जो है कैसे आता है, इसके ऊपर जो चार्ज है कैसे डेवलप होता है, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अरे कौन है भाई? पढ़ाई की है पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन मोर, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? -1। तो इसके ऊपर कैसा आ गया? प्लस। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है,
ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? तो इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर एक और क्या आया, और इसके ऊपर क्या आया? टोटल चार्ज कितना आ गया, जल्दी बताओ, टोटल कितना आ गया? तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है -2, इसी को हम बोलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डिफरेंस देखो, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट, या फिर इसी को आप एटम बोल सकते हो, एटम व्हेन, ये देखो व्हेन ऑल कंबाइनिंग एटम्स आर, यानी जब इनको निकाल दिया जाए, खींचने मतलब जो निकल चुके हैं, क्या हो चुके हैं? हाँ ये गए निकल गए, इनको रिमूव करने का मतलब ये यहाँ से एक एच गया 2H प्लस निकल गया, क्या निकल गया? हाँ एक एच दूसरा है, तो कितने प्लस? 2H प्लस। तो जब निकल गया तो ऑक्सीजन में कितना माइनस? 2 माइनस। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाता है, जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आपको नजर आता है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से डेवलप होता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो लिखा हुआ है SO2, अब आपसे पूछा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे? तो आप देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ इस बार 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो 1 माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचा तो 2 माइनस। अगर इसके ऊपर 2 एक इलेक्ट्रॉन इसका खींचा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पर 1 माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉन गया ना, तो एक गया तो 1 प्लस, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी खींचा, इसको भी क्या आया? 1 प्लस। ऐसे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस, और इसने खींचा तो माइनस, तो ऐसे इधर भी क्या आया? प्लस। और तो बताओ सल्फर के ऊपर कितना प्लस आ गया, पूरा ऐड करके देखो, तो सल्फर के ऊपर आ गया 4 प्लस। ये जो 4 प्लस है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। कितना है? प्लस। आई बात समझ, आई बात समझ। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हम बोले H2SO4, बताओ H2SO4 के अंदर सल्फर का आप लोग निकाल करके बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर की? H2SO4 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? तो आप देख लो, यहाँ सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इसने खींचा तो 1 माइनस, इसकी वजह से 1 प्लस। ये लो ऑक्सीजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचा तो 1 माइनस की वजह से 1 प्लस। यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर आया 2 प्लस। आई बात की नहीं? और यहाँ ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खींचे? 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो यहाँ 2 माइनस पर कितने आ गए? तो टोटल कितने प्लस आ गए सल्फर पर? सर्किल करके देख लो, यहाँ पर सल्फर कितने प्लस? 6। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 6 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन ऑल कंबाइनिंग एटम आर रिमूव। ठीक है, हाँ, तो जो उसके ऊपर चार्ज नजर आता है वो उसको क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और निगेटिव। लेकिन क्या वैलेंसी हो सकती है? अगर हम बोलते सल्फर की वैलेंसी बताओ तो क्या आप +6 बोलते? नहीं बोलते। ठीक है, अगर वैलेंसी पूछता तो आप 6 बताते। क्या बताते? अगर आप बोलते H2SO4 के अंदर सल्फर की वैलेंसी बताओ तो क्या बताते? 6। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो आपसे बोलेगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी तो फिक्स होती है, सल्फर की वैलेंसी हमेशा